बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच महंगाई से अर्जेंटीना में हाहाकार मचा है। सरकार के खिलाफ सड़क पर हजारों लोग उतर आए। अर्जेंटीना में 58% तक महंगाई दर पहुंच गई है। 70% तक महंगाई दर जा सकती है, यह अनुमान है। अर्जेंटीना की महंगाई दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। अभी 58% पहुंच गई है, आने वाले दिनों में 70% पहुंच सकती है। अंशु मैम, आप देखिए कि महंगाई बढ़ती जा रही है और सब लोग इसको रूस यूक्रेन युद्ध के बीच और उसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। और जर्मनी के कृषि मंत्री का पुतिन पर अब बड़ा हमला हुआ है। रूस ने भुखमरी को अब हथियार बना लिया है। युद्ध में घिनौने तरीके अब रूस की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। यह बड़ा बयान। ब्लैक सी के ब्लॉक होने से फूड सप्लाई को भी रोक दिया गया है। 90% एक्सपोर्ट ब्लैक सी के पोर्ट से ही यूक्रेन करता था और ब्लैक सी को खोलने के लिए पुतिन ने बैन हटाने की भी शर्त रख दी है। दुनिया में भुखमरी से जूझ रहे हैं करीब 5 करोड़ लोग। ये बहुत बड़ी बात है। और इस बीच रवि, अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के स्वास्थ्य पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर कई सारे सवाल पहले ही उठाए जाते रहे। मीटिंग के दौरान अचानक बीमार हुए रूसी राष्ट्रपति, ये खबर आ रही है। पुतिन को दिया गया था अर्जेंट मेडिकल इलाज और क्रेमलिन के सूत्रों ने दी पुतिन की बीमारी की खबर। तो इस बार जो ये जानकारी आ रही है, ये किसी और से नहीं बल्कि क्रेमलिन सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। तो पुतिन बीमार हैं या तनाव बहुत ज्यादा हो गया है, जरा इसको हम समझे। क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? पुतिन सैन्य अफसरों से बात करते हुए अचानक बीमार हो गए, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। और कुछ दिन पहले पुतिन ने सैन्य अधिकारियों के साथ 90 मिनट की वर्चुअल बैठक की थी। लगातार बैठकें चल रही हैं। बैठक से उठते ही पुतिन ने तेज बुखार के साथ कमजोरी और चक्कर की शिकायत की। इसके बाद और पुतिन को तत्काल मेडिकल हेल्प भी दी गई। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कई बार पुतिन की सेहत पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं। अमेरिका तो बहुत बड़े बड़े दावे भी करता रहा है, कई तरह की बीमारियों की भी बात करता रहा है, लेकिन ये जो खबर आई है, ये क्रेमलिन के सोर्सेज के हवाले से आई है। हालांकि उनके एनुअल लाइव शो के कैंसिल होने की खबर में भी ये थ्योरी सामने आ रही थी कि उनके हेल्थ की वजह से ही इस शो को कैंसिल किया गया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास है। फॉरेन फाइटर्स को मौत की सजा पर अब तनाव बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के बाद अब यूएन ने भी रूस की निंदा की है। इस तरह सजा देना जिनेवा समझौते का उल्लंघन है और 2 ब्रिटिश और मोरक्को के एक नागरिक को मौत की जो सजा दी गई है, उसके बाद ये बड़ी बात सामने आ रही है। रूस समर्थित डोनबास की अदालत ने ये सजा दी थी। फॉरेन फाइटर्स पर तनाव को लेकर रवि, क्या डिटेल आपके पास? बिल्कुल, देखिए, इस पर अब आपत्तियां भी दर्ज कराई जा रही हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन में जंग के दौरान मदद करने के लिए फॉरेन फाइटर्स गए थे और जिसकी बात हम पहले भी कहते रहे, सीधे तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर विदेशी सैनिक मैदान में है। तो रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद के लिए ये 3 विदेशी फाइटर्स गए थे, जो पकड़े जाने के बाद उनको मौत की सजा दी गई है रूस की तरफ से। रूस समर्थित डोनबास यानी पूर्वी यूक्रेन की तरफ डोनबास इलाके की अदालत के फैसले पर यह विवाद, यह बहस शुरू हुई है, यह विवाद शुरू हुआ है। ब्रिटेन और यूक्रेन के बाद अब यूएन ने भी इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। यूएन की तरफ से भी इस पर ऑब्जेक्शन किया गया है। ब्रिटेन के नागरिकों एडन नास्लिन और शॉन पेनर के साथ मोरक्को के इब्राहिम सौदून को भी मौत की सजा सुनाई गई है डोनबास की अदालत की तरफ से। अदालत ने इन्हें पेशेवर कातिल के साथ आतंकवाद का भी दोषी ठहराया है। अदालत ने आदेश दिया है कि तीनों आरोपियों को गोली मारकर मौत की सजा दी जाए। तीनों को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 1 महीने का समय भी दिया गया। 1 महीने के अंदर वो अपील भी कर सकते हैं और इसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला सरगर्म हो गया और रिहाई की भी मांग की जाने लगी, उनको छोड़ने की भी बात कही जाने लगी। अंशु मैम, ये सवाल आप ही से होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में दोनों देशों के या जितने भी मुल्क हैं यूरोपीय देशों के, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन में कहीं कोई स्पेस है क्या कि अगर कोई फाइट करने जाता है बैटल ग्राउंड में तो उसको कोई देश मौत की सजा नहीं दे सकता अगर वो पकड़ा जाता है युद्ध करने के समय? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जब आप दृष्टि से देखते हैं, कूटनीतिक संबंधों की जब दृष्टि से देखते हैं, तो एक तो 2 देशों के बीच के आपस के जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, उनके बीच की जो संधियां होती हैं, उसके साथ
अंतर्राष्ट्रीय मंचों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को साथ में रख करके इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहती हूं कि युद्ध में कोई भी व्यक्ति पाक साफ हम नहीं कह सकते। तो आज यदि रशिया यूक्रेन पर इल्जाम लगाए तो रशिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी इलाके में यूक्रेन के जो सेपरेटिस्ट्स को समर्थन देके वहां यूक्रेन के अगेंस्ट एक जमीन तैयार की वो रशिया ने कही कि तो रशिया इस पर किस तरह से जवाब देगा। तो जो वहां पर बाहर से आकर के लड़ाके अब यूक्रेन का साथ देकर के लड़ रहे हैं, वहां तो बच्चे भी लड़ रहे हैं, वहां तो महिलाएं भी लड़ रही हैं। यूक्रेन दूसरे इल्जाम रशिया पे लगा रहा है कि हमारी महिलाओं पर, हमारे बच्चों पर रशियन सेना जो है वो अत्याचार कर रही है। तो जब इस प्रकार की चीजें आती हैं तब फिर कहीं ना कहीं बार बार वही डिप्लोमेटिक डायलॉग की बात बीच में आ जाती है कि उसी के माध्यम से चीजें सुलझाई जा सकती हैं। चलिए आप जेनेवा कन्वेंशन की जो बात है वो दो आर्मी के बीच में होती है, यूक्रेनियन आर्मी रशियन की आर्मी में, ताकि कैसे डील किया जाएगा। लेकिन उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसा वेस्ट कह रहा है कि जेनेवा कन्वेंशन के माध्यम से उनको नहीं करना चाहिए। चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, फिलहाल वक्त की कमी है। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।